धरती का फेफड़ा। भाई जितने देश हैं वो सब के सब तो जिम्मेदार हैं फेफड़े को संतुलित रखने के लिए। तो भारत यदि इसके अनुसार चलता है तो भारत का पारिस्थितिकी पर्यावरण शुद्ध एवं संतुलित होगा। था ऐसा कभी भी देखना, जब पर्यावरण से रिलेटेड कहीं पे भी जब सम्मेलन होता है ना वैश्विक स्तर पे, तो बार बार यही उठाया जाता है कि हमको उस कंडीशन में लौटना पड़ेगा पर्यावरण के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति से पहले। औद्योगिक क्रांति क्या की, जिसके नाते जो है इतना उसका जो आलोचना भी किया जाता है पर्यावरण के सेक्टर में। कारखाने जब खुले तो उससे मिट्टी वगैरह जो है वो भी हानिकारक हो गई, जिससे पौधे को जमीन चाहिए थी उसके लिए, फ्यूल चाहिए था उसके लिए, वन की कटाई हुई बहुत ज्यादा। नहीं उस एंशियंट टाइम से हो रहा है, लेकिन देखिए उसमें हम कृषि के लिए जंगल को साफ कर रहे हैं, और कृषि के लिए यदि हम जंगल को साफ करेंगे तो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि आप उगा रहे हैं भी तो धान और गेहूं में कोई ना कोई फसल। लेकिन डेवलपमेंट वाला जो चीजें वो डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हाँ वो तो है ही। एक तरफ से हमने काटा, हमने जो है जमीन को साफ किया किस उद्देश्य से, कंपनी बनाने के लिए और आवासीय क्षेत्र बनाने के लिए, ठीक। दूसरी तरफ से कार्बन, और जब हम इंडस्ट्री स्थापित किए तो मान लो कुछ क्षेत्र का जो है खाली जो क्षेत्र था वहीं पे तो ये सब करेंगे, तो वहां का जो है पारिस्थितिकी पर्यावरण क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ। अब वहां जब हम सामान बना लिए तो उसको सप्लाई करने के लिए हमको रोड चाहिए कि नहीं, तो बढ़िया रोड 4 लेन वाला चाहिए, तो उसके लिए भी आप जंगल काटे। ये तो चल रहा था एक साइड से, और दूसरे साइड से हम क्या कर रहे हैं, औद्योगिक क्रांति में जब उत्पादन करेंगे तो जहरीला धुआं निकालेंगे कि नहीं। जब जहरीला धुआं निकलेगा तो उससे जो बचे पेड़ पौधे हैं वो भी जो रोगग्रस्त होकर सूखेंगे। आबादी हमारी बढ़ ही रही है क्योंकि मेडिकल सेक्टर का भी विकास हो रहा है औद्योगिक क्रांति में, आबादी भी बढ़ रही है, दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, तो युद्ध भी नहीं हो रहा है, युद्ध भी सीमित हो गए। जो पहले जो है बात बात पे युद्ध हो जाता था राजाओं के बीच में, तो एक युद्ध हुआ तो कम से कम मान लो इधर से 50 मरे उधर से 50 मरे, 100 तो मरे, 100 मरे। आगे चल के क्या हुआ, युद्ध पे भी कंट्रोल, मेडिकल सेक्टर का विकास होने से जो जनसंख्या पैदा हुई वो बच गई। अब जब बच गई तो उसके रहने के लिए संसाधन चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो जनसंख्या छोड़ ही रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन बना के समाप्त करने वाला जो अपने एलिमेंट है पौधा, उसको भी हम विनाश कर रहे हैं। तो इस तरह से करते करते औद्योगिक क्रांति के बाद 20वीं शताब्दी तक आते आते लोगों को मजबूर कर दिया सोचने के लिए कि यही अविवेकी सोच के तहत यदि हम विकास को अपनाए तो हम सीधे विनाश की तरफ जा रहे हैं, कि नहीं। सोच विकास का होना चाहिए, लेकिन किस अनुसार, एक शब्द उसी बीच में आया 1980 के दशक में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उपयोग करो आने वाली पीढ़ी को भी, हाँ आप भी उपभोग करो, लेकिन यह ध्यान रहे कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए संसाधनों का अकाल न पड़ जाए। और संसाधन कौन है, जल जंगल, जल जंगल में सब आ गया। यही दोनों आपके संसाधन हैं जो कि सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है।
हाँ चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। मैदानी क्षेत्र में कितना होना चाहिए? 33.3। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में वन कितना होना चाहिए वन नीति 1988 के अनुसार, या उत्तर प्रदेश वन नीति 2017 के अनुसार, तो कितना होना चाहिए? 33.3%। अब भारत के भूगोल में पूछ दे कि उत्तराखंड में कितना होना चाहिए, तो 66.67%। चलिए अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। इतना हो गया। चलिए, उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति, वो तो भारत की वन नीति थी। उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति की घोषणा उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति की घोषणा भारत के प्रथम वन नीति 1952 के साथ ही हुई। जब भारत अपने वन नीति की घोषणा किया तो उत्तर प्रदेश भी अपने वन नीति की घोषणा कर दिया कि हम भी जो इसी आदर्श पे चलेंगे। और उत्तर प्रदेश की द्वितीय वन नीति 1988 में ही शुरू हुई। जब जब भारत घोषणा कर रहा है तब तक उत्तर प्रदेश भी कर रहा है, लेकिन कार्य शुरू किया गया वन पे 1998 ईस्वी में, लेकिन वनों पर कार्य प्रदेश में वनों पर कार्य कब शुरू किया गया? 1998 में। नीति घोषित 52 में भी हुई, 88 में भी हुई, लेकिन वन नीति 88 के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश 1998 में वनों पर कार्य करना शुरू किया। 1998 में। इस समय या वर्तमान में वन नीति 1998 के तहत प्रदेश की वन नीति 2017 पर कार्य किया जा रहा है। एक डेट याद रखना, 1952, 1988, 1998। इस समय जिस पे हम वनों के लिए कार्य कर रहे हैं वह वन नीति कौन सी है? 2017। एक काम हुआ था, क्वेश्चन जो है एक लाइन में लिख लेना, थोड़ा इसमें छूट गया है। उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर 1974 को वन निगम की स्थापना की गई। एरो करके लिख लेना कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974 में हुई थी।
हाँ, 25 नवंबर 1974 उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? 25 नवंबर 1974 ईस्वी में। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ? वन क्या है हमारे लिए? क्या है बताओ? सर वन और जंगल में क्या अंतर है? वन और जंगल वन का सब आंकड़ा बताता है और सिस्टमेटिक ढंग से उसको वन जंगल से छोटी इकाई, तरतीब होता है। समझे? इकाई के रूप में देखा जाए तो वन एक बड़ी इकाई है पेड़ पौधों की, और जंगल उससे छोटी इकाई है। छोटी इकाई वन से छोटी इकाई है। हाँ, वन बड़ा होता है और जंगल उसका जो है एक पार्ट होता है। जंगल पानी लग सकता है, यही लग जाएगा। नहीं, जंगल से वर्षा नहीं होती है। अरे वर्षा तो तुम्हारे बागीचे से भी होती है। बागीचा कुल मिला के वर्षा और वन में क्या संबंध है? आपस में क्या संबंध है दोनों, वर्षा और वन में? वाटर साइकिल। भूमिगत जल किस माध्यम से जल पेड़ पौधा ले लेते हैं? वो कौन सी नलिका होती है? जाइलम। और फ्लोएम से क्या करता है? देखो, जाइलम क्या करता है ना, जड़ से जल और खनिज लवण पहुंचाता है कहाँ तक? पत्ती के पास। पत्ती एक तरह से स्त्रीलिंग है, और जड़ क्या है? जड़ का बोलने का सेंस पुल्लिंग होता है और पत्ती स्त्रीलिंग है। अब देखो, अपने यहाँ जो भारतीय समाज में, चाहे किसी भी समाज में देखो, कितना भी एडवांस समाज हो, तो कोई भी समाज ये नहीं कहता है कि पुरुष खाना बनाएगा घर में बैठ के। कितना भी एडवांस समाज हो, कहता है क्या? ठीक है, एक समझौता की बात है कि पुरुष महिला रोटी बना रही तो पुरुष सब्जी बना दिया, दोनों कामकाजी हैं, ऑफिस वाले, तो हो सकता है। पत्तियां खाना बनाती हैं, और देखो वाक्य में उनका प्रयोग भी क्या होता है? स्त्रीलिंग के रूप में। पत्तियां सूख गई, पत्तियां सूख गया कहीं नहीं लिखा जाता है? तो पत्ते और पत्तियां एक वचन में लेके चलो ना। गए हैं तो मान लो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आ गया। पत्तियां सूख गई, पत्ते गिर गए। हाँ, पत्ते, झड़ गए। पत्ती पत्ते है, पत्ती नहीं है। महिलाएं जा रही हैं, महिलाएं जा रहे हैं। तो कभी भी जब हिंदी में देखोगे तो पत्ती जो है स्त्रीलिंग का ही वो उद्बोधन कराती हैं। और क्यों? क्योंकि वो खाना बनाती है, और पूरा मटेरियल पहुंचाने वाला कौन है? जाइलम। और उसी में एक वेटर है, वेटर काम कौन कर रहा है? फ्लोएम। जब पत्तियां खाना बना दी तो वो क्या करता है कि पूरे कोशिकाओं को पहुंचा देता है। तो जब ये खाना बनाती हैं तो खाना बनाते समय क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होगा ना। अरे यार, तुम लोग चावल पकाते हो तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, वेपोराइजेशन होता है कि नहीं? तो वही वाष्प उत्सर्जन के रूप में क्या चला जाता है ऊपर?
और वहां पे अनुकूल मौसम के अनुसार क्या होता है, उसका संघनन हो जाता है उस वाष्प का। और जब वो बूंद का आकार इतना हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के खींचने लायक हो जाए, जब तक छोटा रहेगा तब तक गुरुत्वाकर्षण बल उस पर बहुत काम ही नहीं करेगा, तो खींच नहीं पाएगा। और जब बूंद का रूप लेगा तो खींचेगा तो बारिश शुरू हो जाती है। यही तो वाटर साइकिल। इससे कुछ अलग है वाटर साइकिल। भूमिगत जल ऊपर गया और फिर बरस के क्या हो गया, नीचे आएगा, फिर रिस के चला गया कहाँ, नीचे। ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। और यदि आप पेड़ को काट दोगे, जंगल समाप्त हो जाएगा, तो ये साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो वही गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जब हमारे साथ कोई जो क्षति करता है तो एक सीमा तक मैं बर्दाश्त करता हूँ। क्यों? ये इन सब बातों बहुत खुश होता है। उसके बाद से जब मैं तबाही लाऊंगा तो तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर की रहेगी, सही नहीं पाओगे। चलो, भारत में वनों की स्थिति एक लाइन लिख लो पहले।